हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को वायुमंडल की संरचना के बारे में बताने के लिए जा रही हूँ। आप लोगों को वायुमंडल की संरचना पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को वायुमंडल का संगठन जो होगा उसको पढ़ना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारी जो पृथ्वी होती है उसके ऊपर बहुत ढेर सारे मतलब गैसें जो होती हैं उनका आवरण होता है, मतलब एक पूरी तरीके से वातावरण होता है। ये गैस कैसी होती हैं? ये गैस जो होती हैं वो रंगहीन होती हैं, गंधहीन होती हैं, स्वादहीन होती हैं और पारदर्शी होती हैं। पारदर्शी इसलिए होती हैं क्योंकि जो गैस है, जो हमारे मतलब वातावरण में जो गैस है, हम लोग जब देखते हैं तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह देख पाते हैं। अगर इन गैसेस का कोई कलर होता तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ना देख पा रहे होते। अगर इनमें कोई गंध होती तो हम लोगों को हमेशा स्मेल आ रही होती, तो वो भी हमें नुकसान करता या फिर हम उसमें भी सरवाइव ना कर पाते। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो गैस होती है वो पूरी तरीके से रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और पारदर्शी होती है। अब आगे देखते हैं। ये लघु तरंगों के लिए पारदर्शी हैं, परंतु दीर्घ तरंगों के लिए आंशिक अपारदर्शी हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस का कितना परसेंट है। तो नाइट्रोजन जो है वो करीब हमें 78.08% मिलती है। उसी जगह पे अगर हम ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ये 20.95% है। अगर हम आर्गन के बारे में बात करें तो ये 0.93% है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो ये 0.04% है। ठीक इसी तरीके से अगर हम नियॉन के बारे में बात करें तो वो 0.002% है। और ठीक इसी तरीके से बहुत ढेर सारी गैसेस है जो फ्रेंड हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो अभी इतना ही है, तो हम लोग अभी इतने में ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है नाइट्रोजन। तो जैसे नाइट्रोजन जो है उसका कितना परसेंट है? 78.08%। तो नाइट्रोजन को N2 भी कहते हैं। इसकी मात्रा जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। और इसकी मात्रा ज़्यादा होने का जो हमें फ़ायदा है वो ये है कि जो मतलब वातावरण में ऑक्सीजन है उसमें ना आग नहीं लगती है। अगर नाइट्रोजन बहुत कम होता तो जो वातावरण में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन भाई ऐसी गैस है जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है O2 की दहन क्षमता को कम करना। अब अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का जो यूज़ है वो हम लोग सीधा नहीं करते हैं, या फिर हम लोग मतलब जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो जीव जंतु हैं कोई भी है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकता है। नाइट्रोजन का यूज़ जो है वो डायरेक्ट कौन करता है? तो वो सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गीज़ हैं जो ही उसे डायरेक्ट यूज़ करती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब जो और पेड़ पौधे जीव जंतु हैं वो क्या करते हैं, वो लोग नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन फिक्स जो होता है उसके बाद नाइट्रेट ये बनता है और नाइट्रेट का यूज़ जो होता है वो जीव करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। एक मिनट। आगे इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नाइट्रेट बनने के बाद ही पेड़ पौधे जीव जंतु इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और ये जो है मतलब O2 की मात्रा अगर अधिक होगी तो ये कहीं भी आग लगा सकती है, जैसे कि मैं आपको लोगों को बताई। और ये गैस जो है ये भी रंगहीन मतलब होती है पूरी तरीके से। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगर O2 की मात्रा जो है वो अधिक होगी और नाइट्रेट की मात्रा कम होगी तो क्या होगा कि ये कहीं पर भी आग लगा देगी, रंगों को रंगहीन कर सकती है, साथ ही साथ लोहे में जंग लगा सकती है। इन सभी गतिविधियों को जो है वो कम जो करता है वो करता है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन यहाँ से हो गया। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन जैसे सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो इसे हम लोग जीवनदायी गैस भी कहते हैं। इसी के कारण पृथ्वी पर जीवन जो है वो संभव है। जीवन की उत्पत्ति जो है वो ऐसा नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन नहीं थी पृथ्वी पर तो जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ऐसा कहते हैं कि जब कभी भी पृथ्वी बनी होगी स्टार्टिंग में तो यहाँ पर ऐसे जीव जंतु पाए जाते थे जिस पे जो ऑक्सीजन नहीं इनहेल करते थे।
ऑक्सीजन तब नहीं हुआ करता था। लेकिन क्या होता है, जब ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाती है तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है कि ये ऑक्सीजन जो है उसको छोड़ती है, नाइट्रोजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। तो इसके साथ ऑक्सीजन का विकास हुआ। लेकिन ऑक्सीजन के विकास से हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ और देखने के लिए मिली कि जब ऑक्सीजन नहीं थी तो जो जीव और जीव की उत्पत्ति थी वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। लेकिन जब ऑक्सीजन आ गई तो अब यही चीज़ जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड मात्रा में देखने के लिए मिलती है। बहुत तेज़ी से जो विकास है वो हुआ है जीवों का। अब हम देखते हैं आर्गन के बारे में। ये सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली अक्रिय गैस है। गैस जो है ये सबसे ज़्यादा मिलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो औद्योगिकीकरण के पहले, जब कभी भी यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तो 0.028% हुआ करती थी। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो उसके बाद ये है 0.033% हो गई है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें इसको तो ये 0.40% तक हमें देखने के लिए मिल जा रही है। अब आगे अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अब ये क्यों बढ़ रही है? ये बढ़ इस ले रही है क्योंकि मतलब जो धुआं निकल रहा है इंडस्ट्रीज से, गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, और साथ ही साथ में जो मतलब कृषि करने के बाद जो उसको खेतों को जला दिया जाता है खाद पास बनाने के लिए, उससे जो धुआं निकल रहा है, उन सब चीज़ों की वजह से इसकी मात्रा जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। और बढ़ने के साथ साथ ये ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको भी ज़िम्मेदार कर रही है। हमारे वातावरण को ये बहुत तेज़ी से गर्म कर रही है। और ये गैस जो होती है वो पार्थिव किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होगी और ग्लोबल वार्मिंग की उत्पत्ति होगी। अब हम देखते हैं नियॉन को। दूसरी सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली सक्रिय गैस जो है वो नियॉन है, जिसे Ne कहा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो वायुमंडल में और क्या है, तो वायुमंडल में एक चीज़ और है जिसका नाम है जलवाष्प। ये क्या होता है, ये वायुमंडल का वो घटक है जो सबसे ज़्यादा परिवर्तनीय है। ये 0% से लेकर के 4% तक होता है। इसकी बढ़ती हुई मात्रा जो है वो ग्रीन हाउस गैस में योगदान देती है। जलवाष्प की मात्रा जो है वो वायुमंडल की भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर कम हो जाती है। अब देखिए जलवाष्प क्या होता है। जलवाष्प वो होता है जो पानी इवोपरेट होता है, तो वो जो हवा में मतलब उसके जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनको जलवाष्प कहते हैं। अब जहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे जलवाष्प सबसे ज़्यादा होगा, और जहाँ पर सूर्य की रोशनी सबसे कम होगी वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा कम होगी। तो भूमध्य रेखा जो होती है वहाँ पर सूर्य की रेखा सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण वहाँ पे जलवाष्प जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से ध्रुवों पर जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर सूर्य की रेखा जो होती है वो तिरछी हो जाती है, जिसके कारण वहाँ पे जलवाष्प की मात्रा कम होती है, तो वहाँ पर जलवाष्प कम पाया जाता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा।